नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हम लोगों ने कांता भारती जी द्वारा रचित रेत की मछली उपन्यास का प्रथम भाग पढ़ा था। आज हम लोग भाग 2 प्रारंभ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया था। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होता तो वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या, छोटी सी बात भी स्कैंडल बनने में देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई। गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमण की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमण की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमण की भाभी एक एक बात उसके रूतन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाएं। रमन के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुदेलती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभो रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो पाया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी जल नहीं सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा?
ये मनहूसियत कैसे टूटेगी। मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी। वे सुख से सहज होकर सो सकें ऐसी परिस्थिति नहीं थी, और इस सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहाँ। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन, कोई रास्ता है? तुमको छुपाए सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चलकर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठीं और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलककर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ न बोल सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यह उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ न रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस न हुआ कि ये सो जाएं। बाहर रात काफी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहाँ कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्म पीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहाँ खड़ी रही नहीं कह सकती। वहाँ से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, या उनकी बंद आंखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से, बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रही। मैं भी लेट गई। अवसाद मेरी शिराओं में एक तनाव की तरह दुबरा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास मैं उनमें समा जाऊंगी।
लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी पता न लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उनसे भी न गया। दोपहर के बाद कहीं वे आए। आंखें झुकी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत न हुई कि इनके माथे पर हाथ रखकर देखूं, तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया, वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाह कर भी मुझसे कुछ बोला न गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता। तनाव एक दो दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी ना जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन कुछ पूछ भी न सकी। कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमण माफी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमण तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्ट देव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमण की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस न हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं, मैंने देखा। उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति, इस मकान को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनवा रहे थे, कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर
उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते। बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए सोए चौंक कर उठ बैठती थी। उन्हें जैसे घबराहट सी भी होती रहती। कुछ महीनों में ही जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने यह भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उनसे कहते पाया, कैसे छोड़ूंगी यह सब भगवान, कैसे छूटेगा यह सब, और अब कैसे रहा जाएगा वहाँ। ऐसी पराई जगह जीना भी कैसे होगा। मैं सोचती कि उनके संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहीं छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहाँ। लेकिन यह भी होता कैसे, स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग यह भी सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वे कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी ओर देखती तो लगता कि उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक खाली हिस्सा मिल गया था। फिर भी तय यह हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़ी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा कि मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। पास पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी वहाँ से हट जाया जाए। हल्का सामान तांगे पर लाद दिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। तांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। सड़ाप, उसने एक चाबुक लगाई। मैं सहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंक उठी। अचानक ऐसा लगा जैसे अंजुर में भरी हुई रेत सरक कर रीत गई। बीती दिनों की वह परछाई भी गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं लौट आई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस हुआ। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयास करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी में आया कहूँ तो अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकी है क्या, लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो